हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें। आप तो देख ही रहे हैं कि अब आजकल कितना प्रदूषण है, तो आप घर से कम ही बाहर निकलें। हम लोगों ने पिछली वीडियो में माटी वाले पाठ का सार समझा था। आज हम माटी वाली पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। ये कृतिका का पाठ 4 है और इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। सो बच्चों, क्वेश्चन के आंसर समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखे तो हैं, लेकिन सारे प्रश्न इस बोर्ड पर नहीं आएंगे, इसलिए प्रश्न लिखकर डैश डैश कर दिया है। मैं प्रश्न यहाँ से पढ़ रही हूँ किताब में से और आपको उसके आंसर भी समझाऊंगी। पहला प्रश्न जो इस प्रकार है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। क्योंकि माटी वाली जो थी वो टिहरी नगर में एक अकेली महिला थी जो घर घर में माटी देती थी। उसके बिना चूल्हा चौका चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पर जो थी लाल मिट्टी नहीं थी। वैसे तो टिहरी जो शहर है वो 2 नदियों के तटों के पास बसा हुआ है। एक नदी भागीरथी और दूसरी भीलांगना। पर वहां की मिट्टी जो होती है रेतीली होती है, तो इसलिए सबको मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो माटी वाली हर घर में जाती है, तो इसलिए माटी वाली को सब पहचानते हैं। और उसके बिना जो है चूल्हा चौका भी नहीं चलता था। तो यही कुछ कारण हैं जिसके कारण माटी वाली को सब जानते थे। अगला प्रश्न है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि वो माटा खान जाती थी, माटा खान से माटी लेती थी, फिर शहर आके मिट्टी बेचती थी, फिर दोबारा माटा खान जाती थी, फिर शहर आती थी, माटी देती थी। इस तरह उसके कई चक्कर लग जाते थे और इस कारण उसके पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोच सके। समय होता है तभी इंसान सोचता है, तो उसके पास तो समय ही नहीं था, क्योंकि वो काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि वो अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में नहीं सोच पाती थी। अगला प्रश्न है, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। मैंने आपको जब पाठ का सार समझाया था तो इसका आशय बताया था, भूख मीठी कि भोजन मीठा। बच्चों, भूख मीठी कि भोजन मीठा में जो है भूख मीठी होती है, भोजन नहीं मीठा होता। जब हमें भूख लगी हो, जब इंसान के पेट खाली हो, उसे बहुत तेज भूख लगी हो, तो भोजन किसी भी प्रकार का हो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन पहले से ही अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हमारा पेट पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो वो भोजन हमें स्वाद नहीं करता। तो भूख जो है भोजन के स्वाद को बताती है, भोजन भूख के स्वाद को नहीं बताता। तो इसलिए भूख मीठी होती है। अगला प्रश्न जो है पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक बार जब माटी वाली मिट्टी देने गई एक घर में, तो वहां की मालकिन ने माटी वाली को पीतल के गिलास में चाय दी। माटी वाली ने मालकिन से कहा कि आजकल तो पीतल के गिलास किसी के घर देखने में मिलते ही नहीं है। जिसके घर जाओ कांच के या स्टील के भांडे मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं। तो मालकिन ने कहा, ये मेरी पुरखों की जो है गाड़ी कमाई की अमानत है, ये विरासत में मुझे मिली है। मैं इनका आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मेरे घर में इसके कई खरीदार आ चुके हैं, लेकिन मैंने इसको बेचा नहीं है। पता नहीं पुरखों ने कितना अपनी इच्छाओं को मारकर इसे बनाया होगा। तो हमें इन चीजों का आदर करना चाहिए।
विरासत में मिली हुई चीज़ों का आदर करना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग जो चीज़ें छोड़ जाते हैं उन्होंने भी तो अपनी कितनी इच्छाएं मार के ये चीज़ें बनाई थी। तो ये नहीं है कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को बताए बेच देना, और वो भी मिट्टी के भाव। तो इसलिए मालकिन कहती है मैं इन चीज़ों को संभाल कर रखा हुआ है। अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 5 है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली जिस घर में मिट्टी देती है वहां के लोग कोई ना कोई उसको रोटी दे देते हैं। तो उसको उस दिन 4 रोटियां मिली, उसने 1 रोटी तो खा ली। 3 रोटियां लेकर वो घर जा रही थी और रास्ते में सोच रही थी कि आज उसके पास 3 रोटियां हैं, वो अपने बूढ़े पति को 3 रोटियां देगी। फिर सोचने लगी वो 3 तो खा नहीं पाएगा, 2 ही खाएगा क्योंकि वो बीमार रहता है। तो 2 उसको दे दूंगी, 1 मैं खा लूंगी, या 1.5 वो खा लेगा तो 1.5 मैं खा लूंगी। इस तरह वो हिसाब लगा रही थी। हिसाब लगाना, रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को, उसकी दरिद्रता को, उसकी मजबूरी को दर्शाता है, क्योंकि रोटियों का हिसाब वही लगाता है जिसके पास चीज कम हो। तो उसके पास रोटियां गिनी चुनी थी, तो वो हिसाब लगाई थी कितना मेरे पति खा लेगा, कितनी मैं खा लूंगी। तो ये उसकी गरीबी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज माटी वाली बुढ़ी को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखी। माटी वाली रोज अपने पति को कोरी रोटियां मतलब सूखी रोटियां देती थी, क्योंकि वो गरीब होने के कारण इतना जुटा पाती थी कि उसको साग सब्जी भी बना कर दे। लेकिन आज उसको माटी बेचने से कुछ आमदनी हुई थी, उसके पास रोटियां भी थी। तो वो सोचते हुए जा रही थी कि आज उसने कुछ प्याज खरीदे और सोचने लगी मैं जाकर जल्दी से प्याज तल दूंगी, प्याज को कूट कर तल दूंगी और अपने पति को रोटी के साथ प्याज की सब्जी भी दूंगी। वो यही सोच रही थी। उसके हृदय में अपने पति के लिए बहुत प्रेम था, बहुत सेवा करना चाहती थी, आदर करती थी अपने पति का। तो ये सब भाव उसके हृदय में उठ रहे थे कि आज मैं अपने पति को ये सब कुछ प्याज के साथ खाना दूंगी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 7। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी सारी जिंदगी तो गरीबी से जूझता है, हमेशा वो गरीबी में ही लड़ता रहा और गरीबी में ही वो अपनी जिंदगी का बसर करता रहा। लेकिन मरने के बाद तो उसको शमशान में तो आराम से उसका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन जो माटी वाली थी उसका पति को शमशान भी नसीब नहीं हो सका, क्योंकि सुरंगों को बंद कर देने से शहर में पानी भर गया था, जिससे शमशान डूब गया था। और वो हर आने जाने वाले से कह रही थी कि गरीब आदमी को क्या शमशान भी नसीब नहीं होगा। तभी वो कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान भी नहीं डूबना चाहिए, कि जहाँ कोई रोक टोक नहीं थी वहाँ तो उसका कम से कम अंतिम संस्कार तो आराम से कर लेना चाहिए था, लेकिन उसको तो नसीब में वो भी नहीं था। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, विस्थापन मैंने आपको समझाया था। विस्थापन कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना। इसमें क्या होता है कि जब सरकार कुछ काम कर रही होती है, किसी जगह पे सरकारी काम चल रहा होता है और वहां पर बीच में कोई मकान या झुग्गी झोपड़ियां कोई आती है, तो सरकार वो जगह ले लेती है और उसके बदले वो दूसरी जगह कोई और जगह पे उनको जगह देती है। और वहाँ जो झुग्गी झोपड़ियां वाले होते हैं उनसे भी वो प्रमाण पत्र लेती है, यहाँ पे तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है, अगर है तो उसके बदले उतने ही जगह वो दूसरी जगह देती है। तो विस्थापन की समस्या का ज्यादातर सामना गरीब जनता को करना पड़ता है। उनको अपनी झोपड़ी, अपना बसा बसाया घर छोड़ के दूसरी जगह जाना होता है। बिजली पानी की दिक्कतें आती हैं, कई बार उनको अपने रोजगार जो काम करते हैं उसकी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ तो उनको काम वगैरह पता था कहाँ मिलता है, कई सालों से रह रहे होते हैं। लेकिन नई जगह पे नए सिरे से काम शुरू करना, नए सिरे से जिंदगी को बसाना, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो विस्थापन की समस्या में ज़्यादातर गरीब जनता को सामना करना पड़ता है।
तो ये होता है विस्थापन कि सरकार के आगे कुछ बोल तो सकते नहीं है, जो कह दिया सो करना है। तो वहाँ विस्थापन में कई समस्याओं से गरीब जनता को जूझना पड़ता है। तो बच्चों, ये थे आपके माटी वाली पाठ के प्रश्न उत्तर। बाकी किताब के सार को आपने अच्छे से समझा है, पढ़ा है, और ये क्वेश्चन जो है आपके माटी वाली के जो क्वेश्चन थे, जो मैंने अभी आपको समझा।